नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है बेघर माता पिता। आज जैसे ही अंकित दफ्तर से लौटा तो उसकी पत्नी तन्वी उस पर बरसने को जैसे तैयार ही खड़ी थी। अभी अभी किटी पार्टी से लौटकर जो आ रही थी। अजी, तुमसे शादी करके तो मेरे कर्म ही फूट गए। तुम जानते हो आज मेरी सारी सहेलियों के बीच में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मेरी सारी सहेलियां अपने अपने सोने के गहने दिखा रही थी और मेरे पास तो एक चांदी की अंगूठी तक नहीं थी दिखाने को। चलो माना तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुझे गहने लेकर दे सको, लेकिन कम से कम हर हफ्ते एक फिल्म दिखाने तो लेकर जा सकते हो या नहीं? क्या तुम हफ्ते में एक बार बाहर खाना तक नहीं खिला सकते? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि इस जन्म में तुम मेरे शौक भी पूरे कर पाओगे। तभी बाहर से अंकित के पिता प्यारे लाल जी की आवाज़ आई, बेटा हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, कल दफ्तर से आते हुए लेकर आना। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी और पिता की बातें सुनकर अंकित अपना सर पकड़कर बैठ गया। तुम लोगों की मांगे पूरी करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसी समय अंकित ने अपने छोटे भाई रवि को फोन लगाया। कहने लगा, रवि तुम तो विदेश जाकर आराम से नौकरी कर रहे हो और खूब धन कमा रहे हो। हाँ, माँ बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा अपना भी परिवार है जिसे मुझे भी समय देना होता है? यहाँ सारा दिन माँ बाबूजी की फरमाइशें लगी रहती हैं। अपने परिवार के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। क्या तुम थोड़ा समय निकाल सकते हो कि पिताजी की रिटायरमेंट पर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सको? तुम तो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी में ही व्यस्त हो गए हो। यहाँ माँ बाबूजी की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थक गया हूँ और उधर तुम्हारी भाभी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। तुम्हें तो मालूम ही है कि औरतों को अगर शॉपिंग न कराओ, न मूवी दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करने को कहो तो पति का जीना हराम कर देती है। कम से कम माँ बाबूजी से मिलने के लिए ही थोड़ा सा समय निकाल कर आ जाओ। अंकित अपने छोटे भाई रवि से कहता है तो रवि ने कहा, अरे भैया ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता या मुझे आप सबकी याद नहीं आती, परंतु अपनी नौकरी के काम में मैं कुछ व्यस्त चल रहा था जिस कारण मैं भारत नहीं आ पाया। मेरा भी बहुत दिल है मैं माँ और बाबूजी के साथ कुछ समय बिताऊं, लेकिन क्या करूं, इतनी मेहनत आखिर अपने माँ बाबूजी के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर भारत आने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर रवि ने फ़ोन रख दिया। इधर अंकित ने भी अपने छोटे भाई की बात सुनकर थोड़ी चैन की सांस ली। अंकित ने जैसे ही फोन रखा तो उसकी पत्नी तन्वी बोली, क्या कहा तुम्हारे भाई ने, कब आ रहा है? अब तो पूरा 1 साल होने को आया, कुछ ना कुछ उपहार तो हमारे लिए भी लेकर आएंगे और पूरे साल भर में जो पैसा कमाया होगा उसमें कुछ तो हमें भी देकर जाएंगे। अकेले रह रहे हैं तो पैसा तो इकट्ठा हो ही गया होगा। तन्वी की बात सुनकर अंकित बोला, तुम्हें क्या लगता है कि जितना पैसा उसने कमाया है वह सारा का सारा पैसा तुम्हारी झोली में डाल देगा? वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम बहला फुसलाकर सारे पैसे निकलवा लोगी। कहने को तो उसने कह दिया कि मैं माँ बाबूजी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, लेकिन जब पैसे लगाने की बारी आएगी तो मुझे मालूम है कि वह भी पीछे हट जाएगा। लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ कि अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो सारा खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा। मुझे भी अपने परिवार और अपने बच्चों की चिंता है। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक रवि यहाँ रहेगा तुम्हें माँ बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना है। उन्हें समय पर दवाई और खाना पीना देना है ताकि उसे भी लगे कि हम माँ बाबूजी की कितनी सेवा करते हैं, उन पर कितना खर्च करते हैं। तन्वी, कुछ दिनों में माँ बाबूजी भी रिटायर होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट का पैसा हर हाल में मुझे अपने पास चाहिए। मैं आज उनसे बात करता हूँ। अब मुझे इस छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर एक अच्छा सा घर खरीदना है। कुछ फायदा तो हमारा भी होना चाहिए। 2 दिन बीते तो अंकित ने अपने पिता प्यारे लाल जी से बात की और बोला, बाबूजी, इस महीने की 31 तारीख को आप रिटायर हो रहे हैं और कुछ दिनों में रवि भी आने वाला है।
रवि के आने की बात सुनकर प्यारे लाल जी और उसकी पत्नी सीमा जी बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने भाई को भी बुला लिया। देखो जी, हमारा बेटा हमारे बारे में कितना सोचता है। आपके रिटायरमेंट की तैयारी वह अभी से कर रहा है। तभी अंकित बोला, माँ वह सब तो ठीक है, पर यह तो सोचिए कि वह ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े शहर में रहता है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा केवल 2 कमरों का घर है और उसमें भी हर जगह सामान भरा हुआ है। अब आप ही बताइए, इतने छोटे से घर में हम सब लोग कैसे रह पाएंगे। अब वह हमारे बारे में इतना सोचता है तो हमारे भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां तो बनती हैं। अंकित की बात सुनकर सीमा जी बोली, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे लगता है अब हमें शहर में एक अच्छा सा मकान खरीद लेना चाहिए जहां हम सब लोग मिलकर एक साथ रह सकें। अपने बेटे की बात सुनकर सीमा जी बोली, वह तो ठीक है बेटा, लेकिन इस सब में तो बहुत पैसा चाहिए होगा। तभी अंकित ने कहा, मैं वो सोच रहा था कि बाबूजी के रिटायरमेंट के जो पैसे आने वाले हैं, अगर वह मुझे दे देते हैं तो मैं एक बड़ा सा घर खरीद लेता हूँ। कुछ पैसे तो मैंने भी इकट्ठे किए हुए हैं। अब आप ही सोचिए, कल जो रवि की शादी होगी तो उसके परिवार के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ ही एक घर में रहें। अपने बेटे की बात सुनकर सीमा जी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि कितना अच्छा है मेरा बेटा, जो घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में इतना कुछ सोच रहा है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने पति प्यारे लाल जी से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ कि अंकित की सोच बिल्कुल सही है। आप अपने दफ्तर में बात करके देखिए, अगर कुछ पैसे पहले ही मिल जाते हैं तो अंकित रवि के आने से पहले ही एक बढ़िया सा मकान देख लेगा। रवि कितना खुश हो जाएगा। तभी प्यारे लाल जी बोले, अरे सीमा, रिटायरमेंट से पहले पैसे मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, और वैसे भी घर कुछ दिनों में तो नहीं बनता। घर बनाने में तो महीनों लग जाते हैं और रवि कुछ ही दिनों में आता होगा। इतनी जल्दी यह सब होना आसान नहीं है। तभी अंकित ने कहा, बाबूजी इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए। आजकल बहुत बढ़िया मकान बने बनाए मिल जाते हैं। आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। अपनी पत्नी और बेटे के बार बार कहने पर प्यारे लाल जी ने अपने ऑफिस में रिटायरमेंट से पहले ही पैसे निकलवाने की अर्जी दे दी। उनको ऑफिस में पहले का व्यवहार, उनकी जिम्मेदारी, ईमानदारी और उनकी छवि को देखते हुए उनके पैसों का इंतज़ाम करवा दिया गया। पैसे मिलते ही अंकित ने देर करना उचित नहीं समझा। घर तो उसने पहले से ही ढूंढा हुआ था, परंतु अपने माँ बाबूजी के सामने औपचारिकता निभा रहा था। कुछ ही दिनों में अंकित ने जो मकान देखा हुआ था अपने माँ बाबूजी को भी दिखाने के लिए लेकर गया। बड़ा सा मकान देखकर प्यारेलाल जी और सीमा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वे दोनों सोचने लगे कि हमने जीवन भर कष्ट झेलते हुए बहुत मुश्किलों से गुजारा किया था, चलो अब बुढ़ापा तो आराम से कटेगा। इस बड़े से घर में हॉल में खड़े हुए सीमा जी अपने बेटे अंकित से कहने लगी, बेटा घर तो बड़ा शानदार है। ऐसा कहते हुए वह घर के बाकी कमरों को देखने के लिए चली गई। तभी तन्वी ने अपने पति अंकित से कहा, सुनिए जी, क्या यह घर आप अपने माँ बाबूजी के नाम पर लेंगे? तभी अंकित बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं यह घर उनके नाम पर क्यों लेने लगा? यह घर मैं तुम्हारे नाम पर लूँगा। यह बात सुनकर तन्वी बहुत खुश हो गई। घर पहुंचकर अंकित ने प्यारे लाल जी से कहा, बाबूजी यह पुराना घर तो हम बेच देंगे, इसलिए आप इस कागज़ पर दस्तखत कर दीजिए। इस समय प्यारे लाल जी और सीमा जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, यह सोचते हुए कि सारा परिवार एक साथ एक ही घर में रहेगा। दिन बीतने लगे और प्यारे लाल जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया, और उधर रवि भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया और अपने साथ परिवार के सभी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। नए घर में पहुंचकर रवि ने सुमित से कहा, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उस मकान में तो हमारा बचपन बीता था, और आपने नया घर लिया भी
तो मुझे खबर तक नहीं की। इससे पहले कि अंकित कुछ बोलता, तन्वी अपने देवर से बोली, अरे देवर जी, आपके लिए तो हमने इतना बड़ा मकान खरीदा है। अब आपकी शादी होगी तो मेरी देवरानी पुराने मकान में थोड़ी ना आएगी। अब इस घर में हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। फिर अपने खर्चों की रसीदें दिखाते हुए उसने अपने देवर से कहा, यह देखिए देवर जी, हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, अब तो सारा पैसा ही खत्म होने को आया है। आगे कहने लगी, अभी तो पूरे घर के लिए फर्नीचर खरीदना है, माँ बाबूजी के कमरे के लिए नया पलंग खरीदना है और आपके भतीजे के लिए कमरे में भी छोटा सा बेड और स्टडी टेबल खरीदनी है। लेकिन अभी तो महीने का खर्च निकालना ही मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगता है कि यह सामान आने में सालों लग जाएंगे। तभी रवि ने कहा, लेकिन भाभी, मकान पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अपने बेटे की बात पर सीमा जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मकान के लिए तो तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे दिए हैं और फिर पुराना मकान भी तो बेचा है, और हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तुम्हारे भाई ने भी खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीमा जी की बात सुनकर उनकी बहू तन्वी अपनी सास को तिरछी नजरों से देखने लगी, फिर मुंह बनाकर वहां से चली गई। रिटायरमेंट के बाद प्यारे लाल जी घर में बैठ गए तो उनके छोटे बेटे रवि ने कहा, बाबूजी, अब तो भैया की यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है, आप लोग मेरे साथ चल कर रहिए, मैं भी वहाँ पर अकेला हूँ। इस समय तन्वी झट से बोली, अरे देवर जी, माँ बाबूजी को आप यहीं रहने दीजिए, अब आप ही बताइए, आपके आने जाने का कोई समय है नहीं, फिर आप इतना ख्याल कैसे रख पाएंगे? यहाँ तो कम से कम 2 लोग तो मिल जाते हैं बातें करने के लिए। तभी सीमा जी बोली, बहू सही कह रही है, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर हम तेरे साथ चलेंगे। इस समय जैसे ही तन्वी किचन में गई तभी अंकित पीछे से आया और बोला, अच्छा भला तो यह लोग यहाँ से जा रहे थे, हमें छुटकारा मिल जाता, तुमने उन्हें रोक क्यों लिया? अरे आप समझते क्यों नहीं, बाबूजी के हर महीने की पेंशन आएगी, वह भी तो हमें चाहिए, और फिर घर की देखभाल और घर का काम करने के लिए अब मैं कोई नौकर थोड़ा ना रखूंगी। इतनी बात करके वे दोनों किचन से बाहर आ गए। तभी रवि अपनी माँ सीमा जी से बोला, माँ, यदि आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे रहते आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी समय तन्वी बोली, अब क्या बताएं देवर जी, अब बाबूजी की कमाई तो आएगी नहीं और बुढ़ापे में 100 तरह के खर्च होते हैं, आपके भैया क्या क्या संभालेंगे, बच्चों की पढ़ाई के भी कितने खर्चे हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर रवि ने तुरंत 50,000 का एक चेक भर के अपने भाई की तरफ बढ़ा दिया और बोला, भैया, मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दिया करूँगा, वैसे पापा के रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खर्च होना चाहिए। जैसे ही रवि ने चेक आगे बढ़ाया उसी समय तन्वी ने चेक को लपक लिया। चेक देकर रवि वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तन्वी अपने सास ससुर से मिश्री खुली बातें करके सारे काम करवा लिया करती थी। एक दिन अंकित अपने पिता से बोला, बाबूजी, आपको बार बार बैंक में आने और जाने के लिए दिक्कत होती होगी, मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों का एक ही बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं ही संभाल लिया करूँगा। प्यारेलाल जी को यह बात ठीक लगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अंकित तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने अपने पिताजी के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 महीना बीता, तन्वी सीमा जी से बोली, माँ जी, क्या बाबूजी ने बैंक से पेंशन के पैसे निकलवाए हैं? तो सीमा जी बोली, हाँ बहू, कल तुम्हारे बाबूजी इस रास्ते से गए थे तो सोचा अपनी पेंशन निकलवा लाएं। यह सुनकर तन्वी बोली, माँ जी, आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो घर का राशन, सब्जी, दूध, यह सब बाबूजी को ही लाने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि अंकित के पास वक्त ही नहीं होता और ऊपर से पैसों की भी तंगी चल रही है। इतना कहकर तन्वी वहां से चली गई। सीमा जी ने यह सब बातें अपने पति प्यारे लाल जी को बताई।
प्यारेलाल जी ने तन्वी से बोला, बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब रवि पैसे भेज रहा है फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है। अब इससे ज्यादा खर्च तो मैं भी नहीं कर सकता। हम दोनों की दवाइयों का खर्च भी तो है। इतनी बात सुनकर तन्वी गुस्से से तिलमिलाई और भड़कते हुए बोली, बाबूजी, आप क्या चाहते हैं? जो पैसे हमें देवर जी देते हैं उसका हम आपको हिसाब देते रहें? फिर इतने साल हमने आप लोगों के लिए जो कुछ भी किया उसका तो हमने कभी हिसाब नहीं मांगा। वे दोनों यह बातें सुनकर हैरान रह गए। एक दिन जब प्यारेलाल जी सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। उसकी यह हालत देखकर सीमा जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ समझने से रही, क्यों ना आप अंकित से बात करें कि आपसे अब यह सब काम नहीं होगा। अभी यह बात चल ही रही थी कि इतने में तन्वी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, आज काम वाली बाई नहीं आई तो रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दीजिएगा, और मशीन में कपड़े भी धुल गए होंगे तो उन्हें भी पानी से निकाल कर सूखने डाल दीजिएगा। मैं पार्लर से होकर आती हूँ। ऐसा कहकर तन्वी चली गई और सीमा जी सोचने लगी कि पहले तो बहू प्यार से काम करने को कहती थी, लेकिन अब उसमें भी रौब जताती है। धीरे धीरे सीमा जी और प्यारेलाल जी की हालत बद से बदतर होने लगी थी। एक तो बेटा था जो उनकी बात नहीं सुनता था और ऊपर से बहू के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन सीमा जी अपने पति प्यारेलाल जी से बोली, इससे तो अच्छा होता कि हम लोग रवि के साथ ही चले जाते, लेकिन आजकल तो वह भी फोन नहीं करता। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है। हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। दरवाजे पर कान लगाए तन्वी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अपने पति अंकित को सब बातें बताई, लेकिन वे दोनों अपने माँ बाबूजी को रवि के पास भेजना नहीं चाहते थे। यदि वे ऐसा करते तो न तो उन्हें बाबूजी की पेंशन मिलती और ना ही अपने भाई रवि द्वारा भेजे गए पैसे। फिर दोनों ने योजना बनाई कि माँ बाबूजी से कैसे छुटकारा पाना चाहिए। अगले दिन अंकित बोला, बाबूजी, रवि का फोन आया था, उसने आपको अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का टिकट करवा दूँ, आप क्या कहते हैं? अंकित की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गए और बोले, हाँ बेटा, यही सही रहेगा। ठीक है बाबूजी, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम 2 दिन में ही निकलेंगे। ऐसा कहते हुए अंकित अपनी पत्नी तन्वी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन जब वे दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे तो तन्वी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप इतना सोना पहनकर मत जाइए। आप ऐसा कीजिए, अपने जेवर और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें संभाल कर रख लूँगी। सीमा जी ने उनकी चालाकी समझे बिना उसे चाबी दे दी। अगले दिन सुबह अंकित उन दोनों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए निकल गया। तभी प्यारेलाल जी ने बोला, बेटा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो दिल्ली ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, फिर मुंबई से फ्लाइट पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? यह बात सुनकर अंकित ने अपने पिता से कहा, दिल्ली से फ्लाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। मैं यहाँ से आपको फ्लाइट में बिठा दूंगा, वहाँ से रवि आपको उतार लेगा। वहाँ पहुंचकर अंकित ने उन्हें कहा, आप लोग ज़रा यहीं बैठिए, मैं इंक्वायरी करके आता हूँ। इतना कहकर अंकित वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब 1 घंटे के बाद प्यारेलाल जी बोले, बहुत समय हो गया, अंकित अभी तक लौटकर नहीं आया। तो सीमा जी बोली, अरे आपको क्या पता कि कितना समय लगता है? हमने पहले कभी कोई फ्लाइट पकड़ी है क्या? समय बीतता चला गया। इंतज़ार करते करते रात होने लगी, लेकिन अंकित का कुछ अता पता नहीं था। परेशान होकर सीमा जी बोली, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता हो रही है, वह ठीक तो होगा ना? इतना सुनते ही प्यारेलाल जी ने कहा, हमारा बेटा अंकित बच्चा तो नहीं है कि कहीं गुम हो जाए, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल आए और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, परंतु इतने बड़े शहर में कहाँ किसी को एक दूसरे की पड़ी थी। सीमा जी अपने साथ जो खाना बनाकर लाई थी उन्होंने वही खोला और वे दोनों खाने लगे। फिर वही अखबार बिछाकर लेट गए। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो प्यारेलाल जी अपनी पत्नी से बोले, अब हमारा बेटा नहीं आएगा,
उसने हमारे साथ छल किया है। अपने शहर से इतनी दूर इस महानगर में हमें छोड़कर चला गया है। इस पर सीमा जी बोली, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आप अपने पास एक मोबाइल फ़ोन रखा कीजिए, लेकिन आप मानते ही नहीं। चलिए अब अपनी डायरी निकालिए और उसमें से रवि का नंबर निकाल कर उसे फ़ोन लगाते हैं। सीमा जी के कहने पर जैसे ही प्यारेलाल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में उनकी पॉकेट डायरी भी नहीं थी। यह देखकर वह हैरान रह गई। घर से इतनी दूर अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे लोग वापस जा सकें। इधर अंकित और तन्वी अपने घर में खूब मज़े से रह रहे थे। जब रवि का फ़ोन आता और अपने माँ बाबूजी के बारे में पूछता तो तन्वी ने कहा, हमने माँ बाबूजी को 4 धाम की यात्रा पर भेजा हुआ है। उन्हें आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। खैर कुछ दिन बीते तो रवि अपने काम के सिलसिले से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आया। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बाबूजी, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। 10 रुपए की 2 पेन हैं, खरीद लेंगे तो इस भूखे को भी कुछ खाने को मिल जाएगा। रवि ने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने बूढ़े पिता को आज तक उसने केवल सम्मान से सिर उठाकर जीते देखा था। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसकी नज़रें झुक गईं। बगल में देखा तो उसकी माँ चिप्स के पैकेट लिए लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। उनकी ओर गया तो प्यारेलाल जी बोले, हाँ हाँ बाबूजी, आओ, यह 10 के 2 पेन हैं। इतना कहते हुए उसने ऊपर देखा तो उनकी आवाज़ मानो गले में ही रुक गई और वह अचानक अपने बेटे रवि को अपने सामने देखकर एक मासूम बच्चे की तरह फपक फपक कर रो पड़े। अपने माँ बाबूजी को अपनी बाहों में समेट लिया। माँ बाबूजी, आप लोगों की ऐसी हालत और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे को सामने देखकर सीमा जी खुद को संभाल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। प्यारेलाल जी ने उसे सारी घटना से अवगत करवाया। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपने माँ बाबूजी को भरपेट खाना खिलाया और फिर उन्हें अपने साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर जैसे ही रवि ने दस्तक दी, उसे सामने देखकर तन्वी और अंकित के होश उड़ गए। और तुम अचानक यहाँ? रवि को सामने देखकर तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। लेकिन माँ बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। तो रवि बोला, तो क्या हुआ? घर तो मेरे माँ बाबूजी का ही है, क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता? तन्वी बोली, क्यों नहीं देवर जी, यह बताइए इस बार अपनी भाभी के लिए कौन सा उपहार लेकर आए हैं? रवि ने कहा, ऐसा लेकर आया हूँ, एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, जरा दरवाजे की तरफ देखिए। ऐसा सुनकर तन्वी ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी, उसके साथ सास ससुर भी खड़े थे। उन्हें देखकर जैसे ही अंकित उनकी ओर बढ़ा तो रवि ने एक जोर का तमाचा अंकित के मुंह पर झाड़ दिया और बोला, बाबूजी से ही पैसे लेकर तुमने इतना बड़ा घर बनाया और उन्हें ही बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम्हें यह बोझ लगने लगे थे। बस बहुत हुआ, इस हरकत के लिए तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तभी सीमा जी आगे बढ़ी और अपने बेटे और बहू को एक एक जोर का तमाचा लगा दिया और बोली, क्या कमी रखी थी हमने अपनी परवरिश में जो तुम इतने मतलबी हो गए? अपने माँ बाप को इतनी ठंड में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। फिर रवि बोला, शक तो मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने जितने भी पैसे तुम्हारे नाम पर भेजे थे उनकी एक एक रसीद मैंने संभाल कर रखी है। और जो तुमने धोखाधड़ी से पिताजी के साइन करवाए थे उसका ज्वाइंट अकाउंट खुलवा कर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाए थे, उसकी एक एक डिटेल मैंने निकलवा ली है। सब कुछ देखने के बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। धोखाधड़ी के मामले में अंकित को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अपने पोते की वजह से उन दोनों ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया। कोर्ट का फैसला प्यारेलाल जी के हक में आया। प्यारेलाल जी ने उस मकान को बेचने का फैसला किया, जिसमें से आधे पैसे उन्होंने अपने पोते के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिए और बाकी के पैसे लेकर अपने बेटे के साथ विदेश चले गए।
विदेश में जाकर उन्होंने एक अनाथ संस्कारी भारतीय लड़की से अपने बेटे का विवाह करवाया, जिसे उन्होंने माता पिता का प्यार दिया और बदले में उन्हें अपनी बहू की तरफ से पूरा प्यार और सम्मान मिला जिसके वह हकदार थे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।